हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम लोग इलाबोरेट करके चलेंगे जहां पे हमें अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक कुछ कुछ पॉइंट्स जो होगा इसमें बढ़िया सा सेंस मिलेगा जो आगे चल के बहुत ज्यादा हमें मदद करेगा समझने के लिए कि बिजनेस टर्म्स में कौन कौन से साइकोलॉजी, कौन कौन सा कुछ कंपैरिजन आता है, कौन कौन सा एजम्पशंस आता है, कौन कौन से चीजों में हमें बहुत सचेत रहना होता है, किसको लेके हम ज्यादा बहुत ही ज्यादा सीरियस रहते हैं, ये सब। तो इस पॉइंट्स के अंदर कुछ कुछ ऐसा सेंस आएगा जो हमारे को बहुत एक अच्छा टर्म्स को सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का फंडामेंटली कुछ अकाउंटिंग assumptions होता है जिसको हम लोग सिर्फ मान के चलते हैं। ठीक है, हम गैस कर सकते हैं इसको फ्यूचरिस्टिक तौर पे। फर्स्ट, गोइंग कॉन्सन कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, यानी आपके पास गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट होगा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होगा अकाउंटिंग की बेसिस पे, और एक्रूअल्स आर द फंडामेंटल assumptions। ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ एक फंडामेंटल एजम्पशंस है, इसको हम लोग गेस कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस के साथ। आज के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट टाइम के अंदर इसको गेस कर सकते हैं। तो these are the part of the bedrock of the accounting and playing the preservative role of the financial statements। इसको bedrock कहा गया है। bedrock का काम ये होता है कि वो इमारत को, बिल्डिंग को बहुत अच्छा सा एक बेस दे जो जमीन में टिका रहे फॉर एवर तक। ये जो तीन तीन चीजें हैं, जैसे हम लोग एक्रूअल बेस हो गया, हमारा कंसिस्टेंसी हो गया, गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी तीन बेडरॉक ही है जो एक अकाउंटिंग फर्म को, एंटरप्राइजेस को, दुकान को, फैक्ट्री को, एक एंटरप्राइज को टिका के रखता है, ठीक उस बेडरॉक की तरह जो एक बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देता है, एक भरोसा देता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। This concept is assumptions that the business unit will be continue operating under the same economic conditions and same general environment, but does not assume that the business unit will be profitable as long as exists. This concept is relates to the future which is, but definitions of the uncertain। अच्छा, therefore the concept is does not empty, the business will continue forever। सीधा सीधा हम लोगों को ये समझना है कि गोइंग कॉन्सन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ये गेस करके चलते हैं कि इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस हमारे पास अभी दिखता है हमारे को, तो आगे ये लास्ट कर पाएगा। इसमें पॉसिबिलिटीज कितना है, क्या ये अपना बिजनेस का जो प्रोडक्ट है 20 साल तक कस्टमर को बेच पाएगा, क्या ये अपना थ्योरीज को प्रोडक्शन के साथ कस्टमाइज कर पाएगा अपना कस्टमर को। अच्छा, ये जो प्रेजेंट कस्टमर है ये आगे भी चल के और भी ज्यादा संख्या में आएंगे, क्या पब्लिक इसको इंटरेस्ट पे करेगा, इसका सामान खरीदेगा। तो ये सब परसेप्शन जो होता है ना, ये गोइंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि बिजनेस will be sustain, can the business will be sustained for a long time, over the long time के अंदर भी हमारे ये बिजनेस खड़े रहेगा, इस बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, या बिजनेस को कुछ सिचुएशंस के अंदर नेगेटिविटी फेस करना पड़ा। हाँ, नेगेटिविटी पे अगर फेस भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हर एक सिचुएशंस के साथ होता है। लेकिन गोइंग कॉन्सर्न में, इस थ्योरी में हम लोग बेसिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ये लॉन्ग लास्टेड होगा कि नहीं, यानी कि कंपनी के पास अगर प्रेजेंटली अच्छा सिचुएशन है, उसका बिजनेस भी है, तो जो हमारे टाइम के साथ साथ कुछ थ्योरीज भी बदलेगा, टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस आएगा, बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा जो इस बिजनेस को एकदम कठिन, जो हार्ड एक चैलेंज के सामने लाके खड़ा कर देगा, तो उस समय भी क्या बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। तो ये हो जाता है एक गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन इसमें हम लोग कभी भी ये कंपनी विल बी मेकिंग द प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट आगे जाके मैक्सिमाइज कर पाएगा, या कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा कि नहीं, ये सब थ्योरी हम लोग बिल्कुल यहाँ पे एजम्पशंस नहीं करते हैं और उसका आंकलन भी नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बिजनेस का सस्टेनेबिलिटी और एबिलिटी
टू स्टैंडिंग ओवर देयर, उस सिचुएशंस के साथ वो खड़ा रहेगा कि नहीं, वो बिजनेस जिंदा रहेगा कि नहीं। तो इसी को ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग गोइंग कॉन्सर्न के अंदर इसको एजम्पशंस करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल एनालिसिस के लिए होता है। अगर सपोज दैट एक बिजनेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उस समय हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि ये एवरलास्टिंग है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक प्रोडक्ट लेके आता है, जैसे हो गया डेटॉल एंटीसेप्टिक या डेटॉल सोप, लाइफ बॉय सोप, डब शैम्पू, कंडीशनर, व्हाटएवर, और भी नाना प्रकार का सामान। तो ये अगर 94 में हम एजम्पशन करके चलते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर एवरलास्टिंग होगा कि नहीं, तो हम जरूर पाते कि हाँ यस, इसके पास पोटेंशियल है, उतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, आइडिया के साथ ये आगे भी 30 साल तक जिंदा रहेगा और नेक्स्ट 30 इयर्स के साथ साथ भी ये हमारे को एंटिसिपेशन करते रहेगा उनके सर्विस के थ्रू। तो ये होता है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका पॉसिबिलिटीज टू सस्टेन इसको गेस कर सकते हैं, इसका प्रॉफिट को नहीं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। Consistency is important for the good accounting practice. It does not mean the change cannot be made a business unit's accounts. It is an event of any change. A note must be attached along with the accounting statements or including of the alterations. Students, consistency का मतलब ये होता है कि आप consistency से कुछ करना आपको होगा। बिजनेस तो एक दो दिन का या 2.5 महीना 3 महीने का जो प्रोग्राम, तो ये तो नहीं होता है। ये एवरलास्टिंग एक प्रोग्राम है, ये ना खत्म होने वाली एक प्रोग्राम है, जिसको हम लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ इसको पकड़ के रहना पड़ता है और इसको ड्राइव करते चलना है। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा अनवाइंड सिचुएशंस, नेगेटिव सिचुएशंस, बहुत ज्यादा नेचुरल हैजर्ड, ये सब भी आ सकता है। इससे हमें घबराना नहीं है, हमें डट के उस मुसीबत का सामना करना है और हल ढूंढने का कोशिश करते जाना है। तो ये जो सिचुएशंस होता है, ये कंसिस्टेंसी से होता है। इसमें आपका दिमाग मैनेजमेंट का जो कैपेबिलिटीज है, इनका जो टेस्ट है, रियल टेस्ट उस नेगेटिव समय में ही होता है। तो उस समय इनको ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ता है। सपोज दैट ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक समय के साथ साथ एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ बेसिक चेंजेस की जरूरी है। कुछ टेक्निकल चेंजेस अगर ना किया जाए तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उस समय उसको टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस करना होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो है ये ऐसा ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर जो टाइम के साथ साथ अगर हम लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो आगे ना चले। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। अगर वो चेंज किसी गुड के मतलब गुड सिचुएशंस को लाएगा, किसी पॉजिटिव सिचुएशंस को लाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग उस चेंज को करेंगे और ऑब्वियसली उसमें एक नोट भी डाल देंगे व्हेन देयर आर गुड रीजन फॉर इट। वो रीजन को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। जैसे कोलगेट का एक समय की बात है, वो डाबर का एक समय की बात है, जो अपना एक डब्बा में, टीना का डब्बा होता था, उसमें दंत मंजन उसमें डाल के वो बेचता था। लेकिन अभी जो है, जो डाबल रेड टूथपेस्ट वो ट्यूब के अंदर आ गया। उस समय का जो टेक्नोलॉजी था उस समय के हिसाब से सही था, लेकिन आज के सिस्टम्स में वो ट्यूब के अंदर आ गया है पेस्ट बना के। तो जो कस्टमर है उसको प्रेफर कर रहे हैं। आज वो टीने के डब्बा में वो टूथपेस्ट, वो जो डस्ट पाउडर है जिससे हम लोग मंजन करते थे, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना अंदर एक बिजनेस मॉडल में चेंज भी लाया टेक्नोलॉजी के साथ साथ। चलिए, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है एक्रुअल। एक्रुअल कॉन्सेप्ट इज द accounting systems which recognize revenue and expenses as they are earned or included respectively without regard to the date of receipt or payment. This concept is one of the consequences of the periodically concept in the preparations of the profit and loss account. For accounting period, revenue and expenses are recognized as they are earned or included respectively, that and not when the cash receipt or payment. The earnings of the revenue and expenses included for the earnings and the accrually. So related to the specific terms of period,
but it is received and payments may not be related to the period of the under the consideration. स्टूडेंट्स एक्रुअल का मतलब सीधा सीधा अगर हम लोग समझेंगे तो एक सिचुएशंस कंपनी के पास आएगा जहां पे रेवेन्यू आएगा और एक्सपेंस भी आएगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स है, इस दोनों प्रिंसिपल्स को हम लोग आसपास में रखेंगे और इसका डिस्टिंग्विश करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक 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 कंपनी होगा जहां पे इनका रेवेन्यू आता है और उसका एक पोर्शन जो है वो एक्सपेंस होता है, जिससे उसका एसेट बिल्डअप होता है और इसका कैपिटल में भी वृद्धि होता है जो कंपनी के फेवर में काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है इसको जब हम लोग एक बेसिक थ्योरीज के अंदर उसका कंपैरिजन करते हैं तो ये जो बेसिक हुआ, बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग, ये बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग हुआ, तो इसको एक्चुअल बेसिस में हम लोग अकाउंट करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए इसको और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल सोनू हो गया, ये हमारा सोनू है। तो ये सोनू ना किसी एक जगह में नौकरी करता है, तो नौकरी करते हुए इनको पर महीना 100 रुपए मिलता है तनख्वाह, मान के चलते हैं। ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपए ये दोनों पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करता है। जैसे 70 रुपए जो है ₹70, ये 70 रुपीज जो है इसका ये जो कंजम्पशन है, इसका जो कैरियज है, इसका फूड है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, इंटरनेट का बिल है, इसका जो एंटरटेनमेंट है, इसका जो हर एक जो हर डेली का जो एक्सपेंसेस है, ये खाना पीना सब ये 70 रुपए के अंदर करता है। और बाकी जो 30 रुपीज है इसको ये क्या करता है, सेव करता है। अब ये जो सेव करता है इसका भी एक एक्सपेंसेस होता है, जो एक्सपेंसेस आगे जाके सोनू को रेवेन्यू देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है। रेवेन्यू ये होता है इसका रेवेन्यू। अगर हम लोग सोनू के जगह में गवर्नमेंट को समझते हैं तो ये 30 रुपीज चला गया रेवेन्यू में और 70 रुपए चला गया एक्सपेंसेस में। वो एक्सपेंसेस कौन सा है, जैसे कि योजना हो गया, पेंशन योजना हो गया, जो स्टब्स और गवर्नमेंट का तनख्वाह हो गया, आपका जो डिफरेंट टाइप का जो डिटोरिएशन ऑफ द नेचुरल हैजर्ड आता है उसमें पैसा चला गया, एजुकेशन में चला गया, डिफेंस में चला गया, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, और ये जो 30 रुपीज है ये चला गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे। वो रेवेन्यू क्या किया, अपना देश के लिए क्या किया, कुछ एसेट इन फ्यूचर में जाके बिल्ड किया। ठीक है, इस 30 रुपीज अगेन इसको क्या किया, एक लंबे समय के अंदर एसेट को बिल्ड किया। तो सोनू का अगर 30 रुपीज इसको इंडिविजुअल, सोनू एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को अगर एसेट बिल्ड करके देखता है लॉन्ग टर्म के अंदर या मॉडरेट टर्म के अंदर, तो इस ये जो है मतलब ये 100 रुपए का ही एक पोर्शन है और इस पोर्शन के अंदर एक एक्सपेंसेस पूरा कर रहा है और एक रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है एसेट के रूप में। तो इस दोनों का जो हम लोग मैचिंग करते हैं ना, ये प्रिंसिपल के थ्रू, तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर हमें पता चलता है इस दोनों का सिचुएशन कि सोनू ने उस 100 रुपए का क्या किया, इस दोनों का सिचुएशंस को जब हम लोग क्या डिफरेंस करते हैं और इसको एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर लाते हैं, तो इसको इस बेसिस को हम लोग एक्रुअल बेसिस बोलते हैं। अब इस पार्ट को आप रिवाइंड करके देख लेना स्टूडेंट्स, आप एक दो बार देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 स्टेप्स का जो हम लोग इसमें डिस्कशन करी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक लाइफ में, हर एक घर में, ताकि मतलब चाहे वो अकाउंट्स के साथ जुड़ा हुआ हो या ना हो, ये हर किसी सिचुएशंस में ये काम आता है। ये फ्यूचर का एजम्पशंस या व्यू आपको एक विजनरी तौर पे एक आपके पास एक परसेप्शंस क्रिएट होता है, जिससे आप इजीली कुछ भी सिचुएशंस का क्या कर सकते हो, आंकलन कर सकते हो। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको 2-3 बार वीडियो को आप देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशंस को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।